जनता जिसे अपने प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, ऐसे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, श्री विश्वभूषण जी हरिचंदन, श्री जुएल उरांव जी, अखिल भारतीय महासचिव श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री जय नारायण जी मिश्रा, श्री विजय महापात्रा जी, श्री दिलीप रे जी, यहाँ के प्रभारी श्री चंदन मित्रा जी, सह प्रभारी श्री अरुण सिंह, यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, यहाँ पर अपनी आंखों के सामने मैं यह जनसभा नहीं देख रहा हूं, बल्कि मैं जनसागर अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। जितनी गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने नरेंद्र भाई मोदी का स्वागत किया है, बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के जिस भी कोने में चले जाइए और जहां जहां भी इसके पहले सार्वजनिक सभाएं हुई हैं, इसी प्रकार की गर्मजोशी हिंदुस्तान के कोने कोने में हमको देखने को मिली है। लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है, स्वागत और अभिनंदन कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं भी शीश झुकाकर आप सभी और गुजरात और उड़ीसा के सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। यह धरती भगवान जगन्नाथ की धरती है, यह धरती भगवान बलभद्र की धरती है। महाप्रभु जगन्नाथ अंकर एही पवित्र माटी कूमू प्रणाम जनाउच्छी। लेकिन कल ही जानकारी प्राप्त हुई है कि संबलपुर में एक नाव दुर्घटना में 32 लोगों की मौत हो गई है। बहनों भाइयों, जानकारी प्राप्त होने के बाद हम सबको बेहद पीड़ा पहुंची है। सबसे पहले मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी इस दुर्घटना में हताहत हुए हैं, उनके प्रति हृदय की गहराइयों से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जब भी मैं उड़ीसा आया, उड़ीसा के अधिकांश जिलों में जाकर मुझे दौरा करने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैंने देखा है कि उड़ीसा में जिस प्रकार की गरीबी है, सच मुझे हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में उस प्रकार की गरीबी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन मैं इस सच्चाई को भी जानता हूं कि यह उड़ीसा राज्य एक बहुत ही धनवान राज्य है, एक बहुत अमीर राज्य है, लेकिन उड़ीसा राज्य की जनता देश की सर्वाधिक गरीब जनता है। यह उड़ीसा के साथ एक सबसे बड़ी विडंबना है। यदि हमारा यह उड़ीसा अमीर है तो बहनों भाइयों इसलिए अमीर है कि परमात्मा ने यहाँ पर प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संपदा दी है। यहाँ पर बहुत बड़ा मानव संसाधन भी इस उड़ीसा को प्राप्त है। इतना ही नहीं, मैं कह सकता हूँ सारे हिंदुस्तान में जितनी बॉक्साइट निकलती है उसके और निकलते हैं। बहनों भाइयों, यदि 62% हिंदुस्तान का बॉक्साइट का और यदि कहीं पर मिलता है तो केवल उड़ीसा में मिलता है। इतना ही नहीं, कोयला भी सारे हिंदुस्तान में जितना मिलता है उसका 25% कोयला भी यदि मिलता है तो केवल इस राज्य उड़ीसा में मिलता है। जहां तक मैग्नीज का सवाल है, हिंदुस्तान में जितनी मैग्नीज मिलती है उसका 92% 92% मैग्नीज यदि कहीं पर मिलती है तो वह उड़ीसा में मिलती है। आयरन ओर की भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। प्राकृतिक संपदा के मामले में यह उड़ीसा राज्य यह धनवान राज्य है। लेकिन यदि उड़ीसा के लोग गरीब हैं तो इस उनके गरीबी के लिए उड़ीसा की जनता को मैं जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता, बल्कि उड़ीसा की जनता के गरीबी के लिए जिम्मेदारी वही राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने की उड़ीसा में लंबे समय तक हुकूमत करने का काम किया है। यदि 2 राजनीतिक पार्टियों का नाम मुझे लेना हो तो मैं कह सकता हूं कांग्रेस पार्टी और बीजेडी,
यह दो राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस उड़ीसा राज्य की गरीबी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। सुना है कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस के उपाध्यक्ष और घोषित प्रधानमंत्री राहुल गांधी यहां पर आए थे। उन्होंने कहा कि उड़ीसा को हम इतना पैसा हमने दिया, कहां चला गया पैसा, क्यों नहीं उड़ीसा की गरीबी समाप्त हुई। अरे राहुल जी, मैं कहना चाहता हूं, उड़ीसा को यदि केंद्र सरकार के द्वारा यदि कोई धनराशि मिलती है, कोई पैसा यदि मिलता है, तो उसमें केंद्र सरकार की कोई कृपा नहीं है, केंद्र सरकार ने कोई दया नहीं की है। सच्चाई है कि राज्य और केंद्र के बीच जो रेवेन्यू का, राजस्व का जो बंटवारा होता है, उस बंटवारे के तहत उड़ीसा का यह हक है, उड़ीसा का अधिकार है। इसलिए केंद्र सरकार के खजाने से उड़ीसा को यह पैसा प्राप्त हुआ है। उड़ीसा में जहां पर गरीबी है, कमोबेश, कहीं पर अधिक, कहीं पर कम, सारे हिंदुस्तान में बहनों भाइयों आपको गरीबी और बेरोजगारी यह देखने को मिलेगी। और इस गरीबी और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण तो कई है, लेकिन सबसे बड़ा यदि मैं कारण मानता हूं तो भ्रष्टाचार है। और कांग्रेस के सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार जितनी तेजी के साथ बढ़ा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी राजनीतिक पार्टी के रहते हुए इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ है जितना कि कांग्रेस की हुकूमत के रहते हुए भ्रष्टाचार हुआ है। सचमुच यदि राहुल गांधी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं, तो मैं अन्य बहुत सारे उदाहरण नहीं देना चाहता हूं। केंद्र की सरकार ने, उनकी सरकार ने जो भ्रष्टाचार किए हैं उसका भी उदाहरण मैं नहीं देना चाहता हूं, लेकिन उड़ीसा में भी ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। कौन नहीं जानता है, माइंस स्कैम, खदानों का घोटाला, इतना बड़ा घोटाला इस उड़ीसा में हुआ है और इसकी जांच अपनी पहल पर केंद्र सरकार ने नहीं की है, बल्कि इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश किया कि उड़ीसा में माइंस स्कैम हुआ है, खदानों का घोटाला हुआ है, उसकी जांच की जानी चाहिए, तब जाकर केंद्र सरकार ने शाह कमीशन बनाने का काम किया है। शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने में एक लंबा समय लगा दिया। अब जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि कल या परसों जाकर संसद के पटल पर उन्होंने शाह कमीशन की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है। लेकिन उड़ीसा के मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि शाह कमीशन की जो रिपोर्ट है वह पूरी रिपोर्ट संसद के पटल पर नहीं रखी गई है, केवल एक वॉल्यूम 3 वॉल्यूम में वह रिपोर्ट है। एक वॉल्यूम की ही रिपोर्ट केवल संसद के पटल पर रखी गई है। क्यों यह सरकार इस बड़े भ्रष्टाचार को छिपाना चाहती है? मैं इस सवाल का उनसे मैं जवाब चाहता हूं। और इतना ही नहीं, यह चाहते हैं कि इस मामले की जांच न होने पाए। और मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी को मैं कहना चाहता हूं कि यह शाह कमीशन की रिपोर्ट आ जाने के बाद, सारे तथ्यों के सामने आ जाने के बाद आपका भी दिल इसको स्वीकार करता होगा कि यहां उड़ीसा में माइंस स्कैम हुआ है, तो सचमुच इसकी सीबीआई के द्वारा जांच की मांग की जानी चाहिए, तो यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा की जानी चाहिए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर चाहता हूं, यह जितना बड़ा घोटाला हुआ है इसकी सीबीआई के द्वारा जांच कराई जानी चाहिए। बहनों भाइयों, कांग्रेस की और यहाँ की सरकार की मिली भगत है, इसीलिए यह सरकार जो 3 की रिपोर्ट है उस और लाभ का भी यह वितरण सही तरीके से हो, यह सुनिश्चित करने के लिए माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन बिल जो संसद में लाया जाना चाहिए था और इसकी मांग लंबे समय से हो रही थी, आज तक कांग्रेस की सरकार ने संसद में माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन बिल नहीं किया है। बहनों भाइयों, और मैं आपको जानकारी दूंगी उसका 26% 26% हिस्सा
वह हमारे उड़ीसा राज्य को भी मिलेगा। लेकिन इस उड़ीसा राज्य के साथ नाइंसाफी यदि कोई कर रहा है तो केंद्र की कांग्रेस की सरकार यह नाइंसाफी कर रही है। यह बिल, इसमें जिन आदिवासियों की जमीन पर, जहां हमारे जनजाति और आदिवासी रहते हैं, उन क्षेत्रों में जहां पर खनन और खुदाई होती है, उनका क्या हक होगा, क्या उनका हिस्सा होगा, उन आदिवासी भाइयों का क्या अधिकार होगा, यह सब कुछ इसमें दिया हुआ है। लेकिन जानबूझकर इस बिल को टालने की कोशिश की जा रही है। बहनों भाइयों, यह उड़ीसा की धरती भगवान बलभद्र की भी यह धरती है। लेकिन भगवान बलभद्र की इस धरती पर भी आज किसान भूख से तड़पते हुए या तो दम तोड़ देता है अथवा कर्ज से डूबे होने के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। यह कैसी विडंबना है। यही पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में जाकर बहनों भाइयों देख लीजिए, एक भी व्यक्ति यह कोई दावा नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर रमन सिंह हमारे मुख्यमंत्री हैं, एक भी किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुआ। वहां का किसान जो कुछ भी पैदा करता है, यदि धान पैदा करता है, तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, वह मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो हमारी भाजपा की छत्तीसगढ़ की सरकार देती ही है। इसके अलावा हर क्विंटल पर 300 रुपए का बोनस भी मुहैया कराने का काम करती है। अरे नवीन जी, इस काम को आप क्यों नहीं कर सकते हैं? यह बात हमारी समझ के परे है। इतना ही नहीं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारा उड़ीसा का किसान खेती बाड़ी के कामकाज के लिए बैंकों से यदि कर्ज लेता है तो उसे 8%, 10%, 12% का ब्याज देना पड़ता है। लेकिन चले जाइए हमारे छत्तीसगढ़ में, यदि हमारा किसान यदि बैंकों से खेती बाड़ी के कामकाज के लिए कर्ज लेता है तो उसे 0% ब्याज दर पर भाजपा की सरकार कर्ज मुहैया कराने का काम कर रही है। बहनों भाइयों, आश्चर्य होता है कि उड़ीसा के हमारे किसानों के साथ इस प्रकार की नाइंसाफी क्यों हो रही है। मैं इस सच्चाई को भी जानता हूं, यह हिंदुस्तान का किसान जब तक खुशहाल नहीं होगा बहनों भाइयों, तब तक हमारा हिंदुस्तान यह खुशहाल नहीं हो सकता। इस सच्चाई को भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह समझती है और मैं मानता हूं कि यहाँ की सरकार और दिल्ली की सरकार दोनों किसान विरोधी सरकारें हैं। और मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि इस किसान विरोधी सरकारों को इस बार 2014 के चुनाव में बहनों भाइयों हटाया जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां लाई जानी चाहिए। जब मैं कभी भी यदि उड़ीसा आता हूं, स्वाभाविक रूप से मुझे बीजू पटनायक जी की याद आती है। बहनों भाइयों, जहां तक बीजू पटनायक जी का सवाल है, उनके प्रति हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में एक बेहद आदर और बेहद सम्मान है। स्वतंत्रता संग्राम में की लड़ाई में जो उनका योगदान है, उस योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी से कि क्या आप बीजू पटनायक जी की जो विरासत है, क्या आप उसके साथ इंसाफ कर रहे हैं? सच्चाई है कि बीजू पटनायक जी की विरासत के साथ जो यहाँ की सरकार को इंसाफ करना चाहिए, यह सरकार बीजू पटनायक जी की विरासत के साथ इंसाफ नहीं कर पा रही है। बहनों भाइयों, यहाँ धन धान्य की कमी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे पर्वत हैं, यहाँ पर बहुत जंगल हैं, यहाँ सागर हैं, फिर भी आधी जनता यहाँ गरीबी के रेखा के नीचे जीवन जीने को मजबूर है। मैं नौजवानों, मैं जानता हूं आप में से ऐसे लाखों नौजवान हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने मजबूत हाथों के लिए रोजगार की तलाश में आज भी वह दर दर की ठोकर खाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नौजवानों को रोजगार का अवसर नहीं मिल पा रहा। आज मैं आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं
बहनों भाइयों, जिस दिन नरेंद्र भाई को आप लोगों ने भारत का प्रधानमंत्री बना दिया और जिस भी नौजवान ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और उसने योग्यता क्षमता हासिल कर ली और अपने हाथों से वह काम करना चाहता है, तो उसे कम से कम ब्याज दर पर बैंक के द्वारा कर्ज मुहैया कराया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी का फैसला है। बहनों भाइयों, आप लोगों ने कांग्रेस की सरकार भी 55-56 वर्षों तक इस आजाद भारत में देखी है। 6 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार भी आपने यहां पर देखी है। आप तुलना यदि करें, स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस हिंदुस्तान में बेहतर हुकूमत देने वाली यदि कोई पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है और कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी नहीं है। उड़ीसा की 25% आबादी यह हमारे आदिवासी भाइयों की है, जनजाति भाइयों की यहां पर है। उनकी शिक्षा की सबसे पहले चिंता यदि किसी सरकार ने की तो वह भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार, जिसके प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलकर उनकी शिक्षा की थी। यहां के आदिवासी जनजातियों के कल्याण के लिए अलग से मंत्रालय भी पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में यदि किसी ने बनाया तो वह भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की एनडीए सरकार ने बनाया है। 270 समुदायों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया, जिसमें कि बड़ी संख्या में हमारे उड़ीसा की भी जनजातियां हैं जिनको कि शामिल किया था उसमें। और आज अपने आदिवासी जनजाति भाइयों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन नरेंद्र भाई भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, उड़ीसा की कुछ और समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। यह आपको भरोसा दिलाता हूं। मैं यह मानकर चलता हूं कि जिन क्षेत्रों में हमारे आदिवासी और हमारे जनजाति भाई बहन रहते हैं, वहां के जल, जमीन और जंगल पर पहला अधिकार यदि होना चाहिए तो हमारे आदिवासी और जनजाति के भाइयों का भी पहला अधिकार होना चाहिए। उनकी जमीन के पट्टे दिए गए हैं, लोग माला माल हो रहे हैं, लेकिन हमारा आदिवासी और जनजाति भाई यह कंगाल होता जा रहा है। बहनों भाइयों, इस देश को ही जमकर जितना लूटा जा सकता है कांग्रेस ने 67 वर्षों की इस आजादी के काल में 55 वर्षों तक लगातार लूटने का काम किया है। अभी हमारे नरेंद्र भाई जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं गुजरात, वहां पर राहुल जी गए थे, 2-3 दिन 4 दिन पहले गए थे और भाषण उन्होंने देते हुए कहा था, चाय बेचने वाला तो सम्मान का हकदार है, लेकिन जनता को उल्लू बनाने वाला वह सम्मान का हकदार कभी नहीं हो सकता है, यह राहुल गांधी ने कहा है। बहनों भाइयों, मैं राहुल जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जनता को मूर्ख बनाने का काम, जनता को उल्लू बनाने का काम स्वतंत्र भारत के इतिहास में यदि किसी ने किया है, आपकी पार्टी कांग्रेस ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया है। आज के 5 वर्ष पहले कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार, इसके प्रधानमंत्री और साथ ही साथ कांग्रेस की अध्यक्षा ने देश की जनता से वादा किया था कि 100 दिनों के अंदर महंगाई को कम कर देंगे। मैं आप बहनों भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या बहनों भाइयों इस हिंदुस्तान में महंगाई इस कांग्रेस ने कम की है या नहीं की है? इस सवाल का आपसे मैं जवाब चाहता हूं। महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी है। हम लोगों की भी हुकूमत रही है, कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? आजाद भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को बांधे रखने में, महंगाई को रोके रखने में यदि किसी भारत माता के सपूत ने सफलता प्राप्त की तो भारत माता के सपूत का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को बांधे रखने में कामयाबी हासिल की। सच्चाई है, कांग्रेस ने 100 दिन का वादा किया था। महंगाई के सवाल पर देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। 1970 के दशक में इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन जब फूड सिक्योरिटी बिल संसद में पेश किया गया तो उस समय
कांग्रेस के मंत्रियों ने यह कहा कि देश की 2/3 जनता ऐसी है जो गरीब है, जिसे खाने के लिए दोनों समय का भोजन नहीं मिल पाता है, इसलिए फूड सिक्योरिटी बिल पेश किया जा रहा है। बहनों भाइयों, 70 के दशक में, 1970 के दशक में इंदिरा जी आपने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इतने दशक, 40 दशक गुजर जाने के बाद भी आज तक कांग्रेस गरीबी को हटा नहीं पाई। तो इस सवाल पर भी देश की जनता को मूर्ख और उल्लू बनाने का काम किया है तो भाजपा ने नहीं किया है, कांग्रेस ने किया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं 1950 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि वी आर बिल्डिंग द नेशन, हम राष्ट्र को बनाने का काम कर रहे हैं, भारत को बनाने का, भारत निर्माण का काम कर रहे हैं। और आज टेलीविजन के विज्ञापनों पर आप देख लीजिए, वहां पर भी जो विज्ञापन चल रहा है कांग्रेस का, उसमें कहा जा रहा है हो रहा है भारत का निर्माण, यानी 55 वर्षों के बाद भी अभी भारत का निर्माण यह कांग्रेस नहीं कर पाई है। बहनों भाइयों, तो जनता को मूर्ख बनाने का काम कौन कर रहा है, इसका फैसला आपको करना है। मैं जानता हूं गुजरात में जो विकास हुआ है उसके संबंध में यदि कोई बात कही जाती है तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि यह भाजपा वाले देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं सवाल राहुल जी आपसे, आपकी ही सरकार ने 2010 में 20 सूत्री कार्यक्रम 20 पॉइंट प्रोग्राम के संबंध में अव्वल नंबर यदि किसी राज्य को दिया था तो हमारे नरेंद्र भाई के राज्य गुजरात को देने का काम किया था। इतना ही नहीं, 2008 में सोनिया जी, राहुल जी, आपका ही फाउंडेशन है राजीव गांधी फाउंडेशन, यदि विकास के मामले में आपके राजीव गांधी फाउंडेशन ने भी नरेंद्र भाई के गुजरात की प्रशंसा करने का काम किया है, तो यह क्या आप देश की जनता को गुजरात की प्रशंसा करके आप मूर्ख बनाने का काम कर रहे थे? इतना ही नहीं, भारत छोड़िए, 2011 में अमेरिका की पार्लियामेंट की एक कमेटी ने अपने रिपोर्ट में केवल गुजरात के विकास की ही चर्चा नहीं की है बहनों भाइयों, बल्कि वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई की भी चर्चा करने का काम किया है। कहिए राहुल जी, क्या आपके परिवार का राजीव गांधी फाउंडेशन और आपकी कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार और अमेरिका की पार्लियामेंट की कमेटी यदि तीनों यदि गुजरात के विकास की चर्चा कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो क्या यह तीनों झूठ बोल रहे हैं? क्या यह तीनों देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं? बहनों भाइयों, आप स्वयं समझ सकते हैं कि इस देश को मूर्ख बनाने का काम कौन सी राजनीतिक पार्टी कर रही है। स्वाभाविक रूप से आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस देश को मूर्ख बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो बहनों भाइयों कांग्रेस ने किया है। इसलिए आज ज्यादा न कहते हुए, संकट बहुत सारे हैं, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का संकट है, नक्सलवाद का संकट है, मैं बहुत सारे संकटों की यहां चर्चा नहीं करूंगा। आज मैं आपसे एक वचन लेना चाहता हूं बहनों भाइयों, यदि आपकी इजाजत हो तो एक वादा लेकर मैं उड़ीसा के से जाना चाहता हूं। क्या मैं आपसे वादा ले सकता हूं? क्या आपसे वचन ले सकता हूं? हाथ उठाकर बतलाइए, वचन देने को तैयार हैं? आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आह्वान किया था हिंदुस्तान के नौजवानों का, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी यह धरती है। इसलिए मैं आपसे वचन लेना चाहता हूं बहनों भाइयों, 21 लोकसभा क्षेत्र हैं इस उड़ीसा में, आप क्या यह वादा कर सकते हैं कि आगामी 2014 के लोकसभा चुनाव में हम सब 21 के 21 लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराएंगे और नरेंद्र भाई को भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे? बहनों भाइयों, मुझे आपके इस आश्वासन पर, आपके इस भरोसे पर पूरा यकीन है और इसलिए मैं आज अंतिम बात यह कहकर
अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, ऐसी ही लहर जैसी आज यहां देखने को मिल रही है, सारे हिंदुस्तान में लहर है। नरेंद्र भाई को भारत का प्रधानमंत्री बनाइए और भारत को फिर से विश्व के जगत गुरु के पद पर आसीन कीजिए। यही अनुरोध करते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।